कि शोएब नौजवानों की आवाज है, मुसलमानों की आवाज है, दलितों की आवाज है, पिछड़ों की आवाज है। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस जाने। कांग्रेस से बहुत कुछ कहती रही है लेकिन कभी पूरा नहीं किया हुआ था। और जो लोग देश को चंद हाथों में बेच देना चाहते हैं, अडानी अंबानी या ऐसे लोगों के हाथ में बेच देना चाहते हैं, रिहाई मंच ने उन मुद्दों को उठाया है, उन सवालों को उठाया है जिन मुद्दों को विपक्ष ने नहीं उठाया। तो विपक्ष की भूमिका में भी रिहाई मंच रहता रहा है। भाजपा इस तरह के मुद्दे इसीलिए चुनाव से ऐन पहले उठाती है। 17 में यूपी का चुनाव हुआ तो लखनऊ में एक इनकाउंटर किया गया था सैफुल्लाह का, उसका फायदा भाजपा ने भरपूर उठाया। आज हमारे साथ मौजूद है रिहाई मंच के सदर एडवोकेट शोएब साहब। शोएब साहब, एटीएस ने आपको क्यों गिरफ्तार किया था और इसका आधार क्या था? देखिए, इस मुल्क में कानून जो व्यवस्था देता है और खास करके सीआरपीसी का सेक्शन 52 कहता है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाए तो उसे बता दिया जाए क्यों गिरफ्तार किया गया और क्यों गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा उसको ये हक मिलता है कि वो अपने किसी एडवोकेट से जिसको पसंद करे उससे बात करे। वो सेक्शन 41 में है, 41D में दंड प्रक्रिया संहिता की। लेकिन इन दोनों भी कानूनों का पालन एटीएस नहीं किया। मुझे ये नहीं बताया कि क्यों गिरफ्तार किया है, मुझे तो सिर्फ ये कहा कि आपको थाना अमीनाबाद तक चलना है और मैं अमीनाबाद थाने जाने के लिए तैयार हो गया। अपनी गाड़ी में एटीएस के लोगों ने बिठाला और सीधे एटीएस हेडक्वार्टर लेकर के चले गए। तो क्यों उठाया गया, क्यों मुझे पकड़ करके ले जाया गया, ये तो वहां जाने के बाद ही पता लगा, जो फिर बताता हूँ मैं। रिहाई मंच को सरकार या एटीएस क्यों खत्म करना चाहती है, क्या मकसद है उनका? रिहाई मंच ने उन मुद्दों को उठाया है, उन सवालों को उठाया है जिन मुद्दों को विपक्ष ने नहीं उठाया। तो विपक्ष की भूमिका में भी रिहाई मंच रहता रहा है। और इसके अलावा रिहाई मंच उन बेगुनाहों, उन गरीबों, उन बेसहारा लोगों के सवाल उठाता रहा है जिन सवालों को कोई नहीं उठाता, और रिस्क लेकर के हर मुद्दे को उठाया। चाहे आजमगढ़ में लोगों की टांगे तोड़े जाने पर एससी के लोगों को, पिछड़े लोगों को और मुसलमानों की टांगे तोड़े जाने पर सवाल उठाया। और इसके अलावा बेगुनाह जो मुसलमान नौजवान गिरफ्तार किए गए उनकी रिहाई के लिए भी सवाल उठाया और मुकदमे लड़े। इसके अलावा जो जन समस्याएं होती हैं, लोगों की खुद आवाम की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को भी रिहाई मंच उठाता रहा है। किसान आंदोलन हो या अभी आजमगढ़ में सरकार ने एक तरीका अपनाया है कि वहाँ पर जो वहाँ के लोगों की मांग नहीं है, एक हवाई अड्डा बना है, उसको और बढ़ाया जाए। तो एयरपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो किसानों का आंदोलन वहाँ चला, उस आंदोलन की भी अगुवाई रिहाई मंच कर रहा है। रिहाई मंच के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं राजीव यादव, वही कर रहे हैं। फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसके लिए भी रिहाई मंच ही आगे आया है कि उसको रोका जाए। तो जो समस्याएं कोई नहीं उठाने को तैयार होता है, उठाते हुए डरता है, घबराता है और जेल जाने से डरता है, उन सारी समस्याओं को रिहाई मंच उठाते रहता है। इसलिए रिहाई मंच को खत्म कराना चाहते हैं लोग। जो जन आवाम के मुद्दे हैं उसको रिहाई मंच उठाता है, ऐसा तो नहीं रिहाई मंच इसके पीछे कुछ राजनीतिक फायदा लेना चाहता हूँ? भाई, राजनीति तो है ही। राजनीति का फायदा ये है कि देश को फायदा होगा, देश के लोगों को फायदा होगा। और देश का मतलब जमीन नहीं होती है। जो हमने पढ़ा है राजनीति शास्त्र में, देश का मतलब होता है उस भूभाग, एक भूभाग और भूभाग पर रहने वाले लोग, उनकी सरकार, उनकी सॉवरेंटी, इन सबको मिलाकर के देश बनता है। अगर एक इसमें से तत्व गायब हो जाए तो देश नहीं कहा जाएगा। हम देश में बसने वाले लोगों को निकाल दें तो देश कैसा हो गया? हम इस भारत में बसने वाले लोगों की बात करते हैं, उनके भविष्य की बात करते हैं, उनका भविष्य उज्जवल करने की बात करते हैं। यही देश की तरक्की है और इस तरक्की को चाहता है रिहाई मंच, इसलिए ये सवाल उठाता रहता है।
से पहले ही अलग अलग राज्यों में धरपकड़ शुरू हो जाती है। क्या इसका ध्रुवीकरण इससे किया जाता है या कुछ फायदा भी मिलता है नए पार्टियों को? ध्रुवीकरण किया जाता है, उस ध्रुवीकरण से फायदा भी भाजपा को मिलता है। ये नहीं कि भाजपा को कोई फायदा नहीं मिले। भाजपा इस तरह के मुद्दे इसीलिए चुनाव से ऐन पहले उठाती है। 17 में यूपी का चुनाव हुआ तो लखनऊ में एक इनकाउंटर किया गया था सैफुल्लाह का, जी। उसका फायदा भाजपा ने भरपूर उठाया। तो इस तरह के घटनाएं करके और उनका फायदा भरपूर तरीके से भाजपा उठाती है। अभी जो ये पीएफआई के नाम पर गिरफ्तारियां शुरू की गई हैं, इससे पहले क्यों नहीं की गई? कर्नाटक के इलेक्शन से ठीक पहले ये गिरफ्तारियां क्यों शुरू की गई? इसका मतलब कर्नाटक में भी ये गिरफ्तारियां शुरू की गई हैं। इसका मतलब साफ ये है कि कर्नाटक के इलेक्शन में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ही पीएफआई के नाम पर गिरफ्तारियां शुरू की गई हैं। अब चुनाव के पहले फिल्में भी रिलीज की जा रही हैं। हाँ, चुनाव से पहले भी इसी तरीके की घटनाएं सारी होती हैं। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ही जो कुछ कर सकते हैं ये करते हैं और करेंगे। जब एटीएस आपको साथ ले गई गिरफ्तार करके, उन्होंने क्या क्या आपसे सवालात किए? मुझसे सवालात तो मेरे व्यक्तिगत जीवन से लेकर के शुरू किया। मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरी पढ़ाई कहाँ कहाँ हुई, प्राइमरी की पढ़ाई कहाँ हुई, मिडिल की पढ़ाई कहाँ हुई, हाई स्कूल कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, लॉ ग्रेजुएशन कहाँ से किया, ये सारी बातें पूछी गई। और मेरे कितने भाई बहन हैं, मेरे कितने चचा हैं, मेरे कितने मामा हैं, मेरे कितने फूफा हैं, फूफियाँ हैं, ये सारे सवाल किए गए, जिनका मैंने सही सही जवाब दिया। हमारे कितने बच्चे हैं, कितने लड़के कितने लड़कियां हैं, कहाँ रहते हैं, ये सारे सवाल किए गए। सारे सवालों के जवाब मैंने देखिए, एक सवाल तो ये किया गया मुझसे, और कहा गया, किया नहीं गया, कहा गया कि आप ये कैसे कहते हैं कि एटीएस बेगुनाह लोगों को फंसाती है। सीधा सा जवाब मेरे पास था मौजूद कि मैंने 14 मुसलमान नौजवानों को बेगुनाह साबित करके उन्हें छुड़ाया है, बाइज्जत बरी कराया है। तो मैंने कहा कि ये हुआ है मेरे साथ। आप जो है उन नौजवानों के खिलाफ सबूत अदालत में नहीं पेश कर पाए, इसलिए वो बेगुनाह होकर के साबित हुए। ये हमारे पास सबूत है और इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ कि एटीएस बेगुनाहों को फंसाती है। आपका संबंध पीएफआई से भी जोड़ा जा रहा है? पीएफआई से जोड़ने ही के लिए मुझसे बात की गई, बहुत बातें की गई कि जो है आपका संबंध पीएफआई से, आप पीएफआई से कब जुड़े? तो पीएफआई से मैं जुड़ा ही नहीं, तो पीएफआई से जुड़ने की बात मैं कहाँ से बता देता। मैंने कहा कि मैं पीएफआई से कभी नहीं जुड़ा। मेरा अपना संगठन है, जिस तरह मैं संस्थापक सदस्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ रिहाई मंच, तो अगर जोड़ना होगा तो मैं उससे जोड़ूंगा लोगों को। पीएफआई से दूसरे संगठन से जोड़ने या जोड़ने की बात कहाँ से आ जाती है कि मैं उससे जाकर जुड़ूं या किसी को जोड़ूं। तो एटीएस ने जो आपकी गिरफ्तारी की, क्या इसके पीछे राजनीति या सरकारी हस्तक्षेप है? देखिए, सरकार का पूरा हस्तक्षेप है, और जो भी घटनाएं होती हैं सरकार के हस्तक्षेप से ही होती हैं। चाहे अतीक का मर्डर हो, उसमें भी सरकार का ही हस्तक्षेप रहा है, और इसी तरह से मेरी गिरफ्तारी भी सरकार ही के हस्तक्षेप से है। मुझे तो कुछ पत्रकारों ने बताया कि योगी ने आईपीएस की मीटिंग करके कहा था कि इनके खिलाफ कुछ लाओ, और जिन अधिकारियों ने कहा कि उनके खिलाफ कुछ नहीं है, कुछ मिल नहीं पाएगा, उनको गाली भी दी योगी ने। ये मुझे पत्रकारों ने बताया, मेरी अपनी जानकारी नहीं है। लेकिन जो सरकार और जिस सरकार का मुखिया ये कह सकता है, वो सरकार और सरकार का मुखिया ये भी कह सकता है कि शोएब को हैरेस करो, और इसलिए हैरेस करो कि शोएब नौजवानों की आवाज़ है, मुसलमानों की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है, पिछड़ों की आवाज़ है, और सबको वो आगे लाता है। उसको अगर रोक दिया जाएगा तो ये आवाज़ें अपने आप ही रुक जाएंगी। तो इसलिए किया, और इस पर सवाल भी उन्होंने किया मुझसे। आपके अलावा भी कई और लोगों को एटीएस ने उठाया था? हाँ, जानकारी आपको? लखनऊ से 9 लोग और उठाए गए थे और सबको छोड़ दिया गया उसी दिन। क्या इसका मकसद रहा हुआ कि आप उठाया गया और लोगों को उठाया गया, दूसरे अजला से उठाया गया, फिर छोड़ दिया गया उसी दिन या अगले दिन छोड़ दिया गया?
खौफ का माहौल पैदा करना मकसद है और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। मुझसे तो ये भी कहा गया कि आप नौजवानों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं रिहाई मंच के माध्यम से। मैंने कहा मैंने अपनी नौजवानी और अपना नौजवानी में मैंने अपना भविष्य बर्बाद किया है ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो सके। तो नौजवान भी अगर अपना भविष्य बर्बाद करेगा और देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है, देश आगे बढ़ सकता है, तो आपको परेशानी क्या है। इसलिए मैं चाहता हूं कि नौजवान अपना भविष्य बर्बाद करके देश का भविष्य उज्जवल करें। इससे पहले भी आपकी गिरफ्तारियां हुई हैं और हो सकता आगे भी हो, क्या आपको डर नहीं लगता अपने लिए, किस बात व्यक्तिगत का जीवन डर? के लिए या घर वालों के लिए? किस बात का डर? घर वाले तो अपना जैसे जीना होगा जिएंगे, तो घर वालों के लिए मैं नहीं परवाह करता हूं और ना अपनी परवाह करता हूं। मार्टिन लूथर किंग पूरा जिंदगी जेल में रहे, गांधी ने कितनी जेल यातनाएं की, जेल यातनाएं सही। तो ये तमाम लोग हैं, हमारे मौलाना हजरत मोहानी और तमाम इस तरह के उलमा जेल में रहे। जेल की मशक्क़तें, चक्की पीसने की मशक्क़त उनको कराई गई। तो ये हमारे सामने आदर्श हैं और मैं उन आदर्शों पर ही चलने की कोशिश करता हूँ। वो आदर्श मुझसे छूटेंगे नहीं, मैं उन्हीं आदर्शों पर चलूंगा, यही मेरे आदर्श हैं। कर्नाटक चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बजरंग दल और ये PFI पर पाबंदी आयद करेंगे। अब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस से बहुत कुछ कहती रही है लेकिन कभी पूरा नहीं किया वादा। हालांकि इस वक्त शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स यही कहती है कि कांग्रेस को मदद की जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस ठीक नहीं है और वो कांग्रेस क्या करेगी, क्या कह रही है, ये वो जाने। नौजवानों को चाहिए कि देश की तरक्की के लिए अपनी तरक्की पीछे छोड़ दें, अपना भविष्य पीछे छोड़ दें, देश का भविष्य आगे रखें ताकि देश आगे बढ़ सके। और जो लोग देश को चंद हाथों में बेच देना चाहते हैं, अडानी अंबानी या ऐसे लोगों के हाथ में बेच देना चाहते हैं, उनको सत्ता से हटा दे और अपनी सत्ता कायम करे। और जिसके लिए मैं अक्सर कहता हूं, इसके लिए जन संघर्ष की ज़रूरत है, जन आंदोलन की ज़रूरत है। आवाम जब तक एकजुट होकर के खड़ी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है मुल्क का। और इसके लिए कोशिश इन लोगों की ये होती है कि हिंदू मुसलमान को, ऊंच नीच को बांट करके और देश को बेचने की कोशिश की जाए। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ऊंच नीच, छुआछूत, हिंदू मुसलमान, इन सब झगड़ों से ऊपर उठ करके देश को और देश के भविष्य को हम अपना उज्जवल करने के लिए कोशिश करें तो ये बेहतर है। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।